Hello students, welcome back to the YouTube channel. My name is Sagar Pandya and today we are going to start with a very interesting chapter of our syllabus. Chapter number 9, Heritage Management. ये चैप्टर का से ना सबसे पहले तो डरने की ज़रूरत नहीं है. सबसे पहले ये कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है कि ये चैप्टर डिफ़िकल्ट है, ये बहुत ड्राई चैप्टर है. ये चैप्टर बहुत सिंपल है अगर तरीके में समझे तो. सो लेट अस स्टार्ट सबसे पहले विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. अपना 8th चैप्टर जो था टूरिज्म, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने हाउ टूरिज्म इज डेवलपिंग आवर सोसाइटी. हम लोग कौन से टाइप्स के टूरिज्म करते हैं, टूरिज्म के डेवलपमेंट की वजह से क्या क्या चीजें हो रही है कंट्री में. एंड हम लोगों ने पढ़ा था कि टूरिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, रादर बढ़ाने के लिए हम लोग क्या चीज प्रोटेक्ट करनी चाहिए. उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा था, दैट इज ऑफ प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन. अब ये प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ना बहुत ज्यादा जरूरी है. व्हाई? बिकॉज अगर कोई मॉन्यूमेंट देखने जाते हैं, हम लोगों ने पेज नंबर 19 पे 10th स्टैंडर्ड के अपने टेक्स्ट बुक में वो एक साइट का नाम देखा था, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट. उसमें हम लोगों ने बहुत सारे पूरा लिस्ट पढ़ा था रादर. अभी ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नेचुरल हेरिटेज साइट है, कल्चरल हेरिटेज साइट्स है. इसको अगर प्रिजर्व नहीं किया तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट. तो ये चैप्टर हमें बता रहा है अबाउट हाउ प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन इज नेसेसरी. तो जरूरी है ना प्रिजर्व करना, कंजर्व करना. मतलब वो चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए. जैसे हम लोग कोई पब्लिक मॉन्यूमेंट में गए, जैसे फॉर एग्जांपल आगरा गए, ताजमहल देखा, तो वहां पे जाके गंदगी फैलाएंगे क्या? नहीं. हम लोग एलिफेंटा केव्स में गए तो वहां पे जाके दीवारों के ऊपर गैरिश कलर्स, मतलब एकदम वाइब्रेंट डार्क कलर्स में, ऐसे भड़क कलर्स में लिख के हम लोग आएंगे तो चलेगा क्या? नहीं. उसको बिगाड़ देंगे. मैंने लिख दिया सागर इज ग्रेट, चलेगा क्या? नहीं. दैट इज कॉल्ड एज वैंडलाइजिंग. तो वो वैंडलाइजिंग नहीं करना है. एंड इसके जैसे बहुत सारी चीजें ये चैप्टर में सीखने वाले. तो इसके लिए हमें कंजर्वेशन जरूरी है, प्रिजर्वेशन जरूरी है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, लर्निंग अबाउट दिस ब्यूटीफुल चैप्टर. अभी सबसे पहले जब भी हम लोग ये चीज पढ़ते हैं, जब भी हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट sources of history and history books, they have diligent work of several historians. मतलब बहुत सारे historians ने मिलके ये sources, ये हिस्ट्री बुक्स को लिखा है. ये चीजें कहां पे हमें मिलेगी? तो जैसे ऑफिशियल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स कहां पे मिलते हैं हमें, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, इट इज फाउंड इन आर्काइव्स. सो म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स ऐसी जगह है जहां पे हमें ये चीजें मिलेगी. बट ये आर्काइव्स जो रहेंगे, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, उसको प्रिजर्व करना जरूरी है, उसको कंजर्व करना जरूरी है. व्हाई? बिकॉज ये अपना हिस्टोरिकल हेरिटेज है. सो हमें अपने जितने भी आर्काइव्स है उसको प्रिजर्व करना है. एंड जितने भी स्पेसिमेंस है, अभी स्पेसिमेन का मतलब क्या हुआ कि भाई हमें कुछ चीजें मिली अंडरग्राउंड डिगिंग वर्क में, आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया को. ओके. उन लोगों को जब भी डिगिंग वर्क में कुछ चीजें मिली, वो हमें एविडेंस देता है. मतलब क्या? प्रूफ देता है कि ये पर्टिकुलर चीज ये टाइम के बिलोंग करती है और ये चीज से हमें ये पता चलता है. बराबर? तो ये स्पेसिमेन एग्जिबिट करता है. हिस्टोरियंस क्या करते हैं? उसके बारे में लिखते हैं, जो सोर्सेज मिले हैं उसके बारे में, एंड वो पब्लिश करते हैं इन देयर रिसर्च जर्नल्स, इन देयर इंफॉर्मेटिव लीफलेट्स एंड पोस्टर्स में. रिसर्च जर्नल मतलब क्या कि वो उनका रिसर्च जर्नल है, ये उनका लीफलेट है. मतलब ऐसे पैम्पलेट्स रहते हैं जिसके अंदर इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हम लोग वो पर्टिकुलर जगह पे जाएंगे तो क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, जो हम देखने वाले हैं. एंड पोस्टर्स बनाए जाते हैं जो क्रिएटिव होते हैं. बराबर? नाउ डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स ये क्या होते हैं? तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग ने अभी पढ़ा, आर्काइव्स. तो वो आर्काइव्स को एंड आर्टिफैक्ट्स को प्रिजर्व करना जरूरी है. बट मैं और तू मिलके प्रिजर्व कर सकते हैं क्या, बीइंग अ नॉन हिस्टोरियन और बीइंग हैविंग लेस नॉलेज अबाउट हिस्ट्री? हम लोग ये चीज नहीं कर सकते रे बेटा. क्यों? बिकॉज देर इज वन सच वे जहां पे कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन इज नेसेसरी. So they are treated for the conservation and preservation, and एक तरीका होता है वो कंजर्व करने का, वो प्रिजर्व करने का. It is stored in the museum and archives and made available for all the researchers.
जितने भी रिसर्चर्स हैं उनके लिए अवेलेबल करके दे रहे हैं, बराबर। अभी ये आर्काइव्स है, मतलब हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। बट उसके अलावा बहुत सारे बुक्स भी मिलते हैं, जैसे बायोग्राफीज लिखी है, ऑटोबायोग्राफीज लिखी है, जो हिस्ट्री के रिलेटेड नहीं रहेगा बट पास्ट इवेंट है, उसको भी कंजर्व करना जरूरी है। तो वो बुक्स किधर मिलेगा? तो दैट विल बी फाउंड इन लाइब्रेरीज फॉर कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एंड मैनेजिंग द बुक्स। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सर, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। तो वो कैसे करे सर? तो हम लोगों ने देखा बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, देयर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेज अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक। ओरल सोर्स विल बी द फर्स्ट वन, रिटन सोर्स विल बी द सेकेंड वन, एंड मटीरियल सोर्स। अभी ये जब भी प्रिजर्व करते हैं, जैसे मैंने बोला कि मैं और तू मिलके लेस नॉलेज हिस्ट्री का लेके हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं क्या? ये नहीं कर सकते रे। जैसे मुझे कोई दादाजी ने मुझे बोला कि हमारे परदादा का एक पोस्टर है या कोई लिखा हुआ एक हैंड रिटन मटेरियल है, ये तुझे संभालना है। अभी वो है फॉर एग्जांपल 150 साल पुराना, तो मैं जाकर वो सेम चीज कर सकता हूं क्या? नहीं बेटा, वो चीज नहीं होगी। इसके लिए लगेगा प्रोफेशनल। एंड प्रोफेशनल कैसे बनेगा? बिकॉज उसको मिली है नेसेसरी ट्रेनिंग। नेसेसरी ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर कलेक्टिंग द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल कलेक्टिंग द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, क्रिएटिंग देयर रिकॉर्ड्स एंड इंडेक्सेस। सबसे पहले सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कलेक्ट करने के लिए तुम्हारा क्या लगेगा? ट्रेनिंग, किस तरह से कलेक्ट की जाती है। दूसरा, ट्रेनिंग कभी लगेगा? व्हेन यू आर क्रिएटिंग द रिकॉर्ड्स एंड इंडेक्सेस, कि भाई कहां पे रखे गया है। थर्ड, उसके बाद उसको एग्जिबिट किसके सामने करना है। सब लोगों को सब चीजें हम लोग हिस्ट्री का रिलेटेड दिखा सकते हैं क्या? नहीं। सो एग्जिबिटिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट्स, एग्जिबिटिंग ओल्ड बुक्स। ओल्ड बुक्स मतलब क्या? कि जो हमने डिस्कवर किए हैं, इन्वेंट किए हैं, रादर आई वुड रादर से कि हमें मिले, तो वो हम लोग एग्जिबिट करेंगे लोगों के सामने। बट खाली बुक्स करेंगे क्या? नहीं, एग्जिबिटिंग आर्टिफैक्ट्स भी। ये सब चीजें, ईच स्टेप विथ केयरफुल हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। बट मैं और तू नहीं कर सकते, तो कौन कर सकता है? प्रोफेशनल, जिसको बोलते हैं ट्रेन्ड पर्सन। क्या बोलते हैं? ट्रेन्ड पर्सन। वो पर्सन ट्रेंड क्यों है? बिकॉज उसके पास स्पेसिफिक स्किल्स है। स्किल्स है, ही इज क्वालिफाइड टू टेक अप दिस टास्क। तो जब भी हम लोग फर्स्ट सोर्स देख रहे हैं, फर्स्ट सोर्स कौन सा है? ओरल सोर्स, ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अभी ओरली जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। मतलब क्या? कि मैंने, मेरे दादाजी ने मुझे वो कहानी सुनाई थी, मतलब मेरे दादाजी ने मेरे पापा को वो कहानी सुनाई, मेरे पापा ने मेरे को कहानी सुनाई, सेम चीज। फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स। फोक मतलब पीपल एंड सॉन्ग मतलब गाना। लोगों ने जो गाने गाए, जनरेशन टू जनरेशन पास हुआ। चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी वो मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। क्या था ये ओरल सोर्स था, किसी ने लिखा नहीं था, ये जनरेशन टू जनरेशन पास हुआ। या फॉर एग्जांपल फोक टेल्स, फोक स्टोरीज, जो लोगों ने कहानियां सुनाई थी। कहानी सुनो, छोड़ दे। मूविंग फॉरवर्ड, सो कलेक्टिंग एंड कंपाइलिंग देम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसको कंपाइल करना, कलेक्ट करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार कलेक्ट हो गया ना, उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये कौन से एरा का है, क्या ये मॉडर्न का है, मेडिवल का है, एंशिएंट का है, उसको डिवाइड करेंगे। मतलब क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट मतलब एक्सप्लेन करेंगे अबाउट दैट कंपाइल्ड मटेरियल। एक बार वो क्लासिफाई हो गया, लोगों तक ये बात पहुंचानी जरूरी है, तो हम क्या करते हैं? हम लोग करते हैं पब्लिशिंग। वो जो रिजल्ट मिला है उसको पब्लिश करना जरूरी है। बिकॉज जितने भी फोक टेल्स रहते हैं, फोक मतलब पीपल स्टोरीज रहती है, ये पब्लिश करते हैं रिजल्ट ऑफ ऑल द रिस्पेक्टिव रिसर्च। तो जैसे मैंने बोला, प्रोफेशनल्स रहते हैं, ट्रेन्ड पर्सोनल रहेंगे, तो ट्रेनिंग कहां पे लगेगा सर? सो नेसेसरी ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑल डिफरेंट फॉर्मेट्स। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, इसमें ट्रेनिंग लगेगा। अभी हिस्ट्री में फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं कि मेरे दादाजी ने ना मुझे रामायण महाभारत की कहानी सुनाई थी, मतलब यू शुड हैव अ प्रॉपर नेसेसरी ट्रेनिंग ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। बट दादाजी ने कहानी सुनाई थी रामायण महाभारत की, तो हो गया माइथोलॉजी।
तो माइथोलॉजी का भी नॉलेज होना जरूरी है, तो ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड इन माइथोलॉजी। अच्छा, माइथोलॉजी लिखा था, जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिमम नंबर ऑफ वेद लिखे गए थे, रामायण महाभारत कौन से लैंग्वेज में था? संस्कृत। तो लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक मतलब क्या? स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेज स्टडी कर लिया, ओके। उसके बाद ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है किधर? तो सोसाइटी में क्या चल रहा है, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या? स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स इंसानों को स्टडी करना। तो सोसाइटी में इंसानों को स्टडी करना, सोसाइटी को तो स्टडी किया बट इंसानों को भी स्टडी किया, इंसानों को स्टडी किया बट खाली ह्यूमन बायोलॉजिकली स्टडी किया क्या? इंसान मतलब बॉडी को स्टडी किया? नहीं, उनका माइंडसेट, माइंडसेट मतलब साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी को स्टडी किया, सोशल साइकोलॉजी को स्टडी करने के बाद पता चला कि ओ हम लोग ये भी कर सकते हैं, अच्छा इंसानों का ये थॉट प्रोसेस भी होता है। एंड उसके बेसिस पे जैसे हमने ये सब चीजें देख ली, तो उसके बेसिस पे हमने क्या किया? रिसर्च रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स लिखना चालू किया। जैसे रिसर्च रिपोर्ट आर्टिकल्स लिखा, ये बुक्स हम लोगों ने डाल दी लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी में डाल दी। अभी कोई और किसी को पढ़ना है तो कहां पे मिलेगा? लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी के बारे में मतलब लाइब्रेरी साइंस के बारे में समझना जरूरी है। बच्चा पहले ऐसा होता था लाइब्रेरी में ना, वो बुक रहती थी, अभी मेरे उसमें कागज रहता था, उसमें साइन किया सागर पंड्या, ये तारीख को लेके गया, कागज दिया, बुक लेके गया, बुक वापस दिया, जिस दिन पे दिया, हाँ डेट वापस वो वाला दे दिया, वापस बुक रख दिया उसने लाइब्रेरियन ने, ठीक है। अभी नेक्स्ट पर्सन जब भी आएगा, वो पर्सन क्या करेगा? पार्थ गया उधर, पार्थ ने बोला मुझे ये बुक चाहिए, तो पार्थ को जब भी वो कागज देखा, ओ सागर ने पढ़ा है, तो मतलब वो पर्चा था ना पहले। बट अभी सब टेक्नोलॉजिकल हो गया, वो लाइब्रेरियन के पास जाएंगे, ये बुक चाहिए, उसने टक 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 किया, वापस देखा, देयर सेकेंड शाफ्ट टुवर्ड्स योर लेफ्ट, वहां पे वो बुक पड़ी है, ले लीजिए आप, और यहाँ पे आके एंट्री करा दीजिए, टक 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 टक, एंट्री हो गया। मतलब क्या? एवरीथिंग इज ऑन कंप्यूटर नाउ। मतलब नॉट ओनली लाइब्रेरी साइंस बट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी है। बिकॉज अगर तुम लोगों को टाइम के साथ आगे बढ़ना है तो आईटी समझना जरूरी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समझना जरूरी है, तो दैट इज नेसेसरी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड देयर। ये ओरल सोर्सेस का हुआ, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट पार्ट, रिटन सोर्स। अभी रिटन सोर्स ऑफ हिस्ट्री बहुत ब्यूटीफुल। रिटन सोर्स कहां पे लिखा था? तो हम लोगों को बहुत सारी चीजें मिली थी, कलेक्टिंग कॉइन्स एंड कॉपर प्लेट्स विद द इंस्क्रिप्शंस, मतलब कुछ ना कुछ लिखा हुआ था उसके ऊपर, कॉइन्स के ऊपर, कॉपर प्लेट्स के ऊपर, एंड ये सब के ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखा था। एंड डॉक्यूमेंट्स लाइक ओल्ड बुक्स, डॉक्यूमेंट्स लाइक हिस्टोरिकल बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, डायरीज, पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब क्या? पर्सनल रिकॉर्ड्स, पर्सनल रिटन लेटर्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट का, फोटोग्राफ्स एंड पिक्चर, ये सबको डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट, कंप्लीटिंग नेसेसरी मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग फॉर देयर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, ascertaining their historical value becomes very important. So, mechanical and chemical process of cleaning and their conservation. I'll give you a very nice example. मेरे पास मेरा एक स्टूडेंट था हिस्ट्री का, उसका नाम था बबलू, ओके। बबलू आया मेरे पास, सर मुझे भी म्यूजियम में काम करना है आपकी तरह। मैंने बोला ठीक है, मैं क्यूरेटर हूँ, आजा। क्यूरेटर मतलब जो म्यूजियम का फर्स्ट पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, जो ध्यान रखता है म्यूजियम का। तो मैं बोला आजा। ट्रेंड नहीं था वो, बबलू अच्छा लड़का था बट ट्रेंड नहीं था, उसको ट्रेनिंग जरूरी था। तो मैंने उसको क्या किया, मैंने एक पोस्टर था, पेंटिंग था रादर, बहुत पुराना, ऑलमोस्ट 600-700 ईयर्स ओल्ड। मैंने उसको पेंटिंग दिया और मैंने बोला ये साफ करके रख, मैं आता हूं। मैंने उसको बोला साफ करके रख, मुझे नहीं मालूम था वो ट्रेंड नहीं है, मैं भूल गया था। उसने गीला कपड़ा लिया, पोंछ दिया, चलेगा? अरे नहीं चलेगा ना, पूरा पेंटिंग बिगड़ गया, 700 साल पुराना पेंटिंग। सो दैट इज वाई वो ट्रेनिंग देना जरूरी है। वो केमिकल प्रोसेस क्लीनिंग के लिए, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन के लिए क्या होता है, उसके लिए ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। असर्टेनिंग देयर हिस्टोरिकल वैल्यू के, भाई उसका वैल्यू क्या है,
एग्जिबिटिंग द सिलेक्टेड वंस, जो भी सिलेक्ट किया है उसको एग्जिबिट करना, एंड बाद में पब्लिश करना द एडिटेड डॉक्यूमेंट्स एंड रिसर्च रिपोर्ट। लोगों के सामने एग्जिबिट करने के बाद पब्लिश किया डॉक्यूमेंट्स को एंड रिसर्च रिपोर्ट्स को। तो मैंने जैसे बोला वो बबलू को ट्रेनिंग का जरूरत है ना, तो नेसेसरी ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, बट कौन से फील्ड में? तो नॉलेज होना चाहिए अबाउट रिटन मटेरियल, है ना, रिटन है तो लैंग्वेज तो समझना है, स्क्रिप्ट के बारे में, स्क्रिप्ट जैसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट, मोडी स्क्रिप्ट, मोडी मतलब ओल्ड मराठी स्क्रिप्ट, पर्शियन, एंड वो डेवलप कैसे हुआ उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। खाली इतना चलेगा क्या सर, खाली वो पेपर के ऊपर लिखा था क्या? नहीं, वो सब दीवारों के ऊपर लिखा था, पत्थरों के ऊपर लिखा था, पिलर्स के ऊपर लिखा था। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस स्टोन्स एंड मेटल्स उसका भी समझना, बिकॉज वो सब इंस्क्रिप्शन उधर भी था ना। एंड अगर पेपर के ऊपर लिखा था तो उसका पेपर, उसका इंक कौन सा टाइप था, उसका कलर क्या था, ये सब का डिटेल होना जरूरी है। जैसे ये समझ लिया, इसके अलावा बहुत सारी चीजें फैक्टर आती है, जैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेडिशन, वो टाइम का सोसाइटी कैसा था, वो टाइम का लिटरेचर कैसा लिखा गया था, कल्चर में क्या सिखाया जाता था, कौन से डायनेस्टीज यूज करते थे, कौन से डायनेस्टीज रूल कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, ये सब ट्रेनिंग समझना जरूरी है। एंड जैसे इसका ट्रेनिंग मिला ऑफ ऑल द पास्ट सोसाइटी, यू शुड ऑल्सो हैव नॉलेज एंड ट्रेनिंग। अभी इसमें हम लोगों ने देखा कि दीवारों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर, पिलर के ऊपर लिखते हैं, बट पेपर के ऊपर भी लिखा है, पेंटिंग के नीचे भी कुछ लिखा है, पेंटिंग भी बना है, वो भी रिटन सोर्स है। तो नॉलेज ऑफ वेरियस स्कूल्स, जो स्कूल मतलब क्या, मेरे और तेरे जैसा स्कूल क्या कि जिधर हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने जाते हैं, नहीं, ये स्कूल है आर्ट फॉर्म का, जैसे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट जो हमने पढ़ा था 4th चैप्टर में। वेरियस स्कूल्स एंड स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचरल आर्ट, ये नॉलेज होना जरूरी है फॉर हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। The equipment of chemicals used in the painting in various process of cleaning, conservation and preservation, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? बिकॉज क्लीनिंग, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन को अगर सीख लिया तो यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट फॉर प्रिजर्व करने के लिए। मतलब कि भाई ये पेंटिंग है तो इसको हम लोग प्रिजर्व तो करेंगे, बट इसको कंजर्व भी करेंगे फॉर मेनी इयर्स। वेरियस अप्रोच, हर एक एग्जीबिशन का, हर एक गैलरी का अलग अलग अप्रोच रहेगा, तो वो अप्रोच अलग अलग रहेगा अकॉर्डिंग टू आईटी। एंड राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स इज द, उसका ट्रेनिंग होना जरूरी है। सो वो बन जाता है रिटन सोर्स, उसका नेसेसरी ट्रेनिंग। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अपना फेवरेट, मटेरियल सोर्सेस। नाउ आर्टिफैक्ट्स एंड फॉसिल्स, फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो रिमेन्स है प्लांट्स एंड एनिमल्स के, उसके आर्टिफैक्ट्स, उसको कलेक्ट करना, क्लासिफाई करना अकॉर्डिंग टू देयर हिस्टोरिकल डेट, अकॉर्डिंग टू देयर टाइप, अकॉर्डिंग टू उनके इंडेक्स, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको क्लासिफाई किया कि भाई हाँ ये पहले हुआ, उसके हिस्टोरिकल डेट के बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, तो अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से नेसेसरी मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस, जैसे मटेरियल सोर्सेज है ना, तो कौन से मटेरियल को प्रोसेस में कौन से केमिकल्स यूज करने हैं। अभी फॉर एग्जांपल कोई एक मेटल है, उसके ऊपर ये केमिकल यूज किया तो वो जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, चलेगा नहीं। सो कंप्लीटिंग नेसेसरी मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन इज नेसेसरी। उसको अरेंज करना एग्जीबिशंस में ऑफ ऑल दी सिलेक्टेड आर्टिफैक्ट्स। कभी कभी ना जो ओरिजिनल्स है वो हम लोग डिस्प्ले नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम लोग उसके रेप्लिका मतलब डुप्लीकेट वो डिस्प्ले करेंगे, एग्जिबिट करेंगे, एंड ऑफ दी सिलेक्टेड फॉसिल्स एंड देयर रेप्लिकास। Finally, writing and publishing research articles about and collecting the artifacts, जो भी collected artifacts रहेंगे उसके ऊपर historians research articles लिखते हैं। बट सर इसके लिए भी ट्रेनिंग लगेगा, तो नेसेसरी ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर मटेरियल सोर्सेज एज वेल। कौन सा ट्रेनिंग लगता है? जैसे नॉलेज ऑफ आर्कियोलॉजिकल मेथड एंड थियोरी ऑफ हिस्ट्री सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, सर मैं डिगिंग वर्क कर रहा हूं बट ये तो कितना पुराना है, मेरे को पढ़ने नहीं हो रहा है, मेरे को समझ नहीं रहा है। अरे बेटा तेरे को नॉलेज नहीं है, इसके लिए नहीं मालूम है,
एंशियंट सिविलाइजेशन में अगर मैंने देखा तो देखने का उसमें कौन सा कितना पुराना है, अच्छा किधर मिला था, उसके बेसिस पे पता चलता है कि अच्छा ये हड़प्पा का था, मोहेंजोदारो का था, मेसोपोटामिया सुमेरियन सिविलाइजेशन का था, इजिप्ट का था, चाइना का था, चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन किधर से मिला था, तो उसका आर्कियोलॉजिकल मेथड एंड थियोरी पता चलता है। उसके अलावा नेसेसरी ट्रेनिंग किस में लगता है सर, तो अभी डिगिंग वर्क करते हैं तो उसमें पत्थर मिलते हैं, उसमें खाली पत्थर मिलेंगे तो कभी कभी जेम्स भी मिल जाते हैं, अरे वो चॉकलेट वाला जेम्स नहीं रहे, एमरल्ड सफायर वो वाला पत्थर, डायमंड मिल सकता है। सो रीजनल सोर्स ऑफ मटेरियल्स लाइक स्टोन, मिनरल्स, मेटल्स एंड क्ले यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। अलग अलग मूर्तियां मिलती है अंडरग्राउंड से, वो भी मटेरियल सोर्स है। तो वेरियस स्कूल्स एंड स्टाइल्स ऑफ आर्ट के भाई वो मूर्ति कौन से स्टाइल ऑफ आर्ट से बनाई है, कौन से स्कूल ऑफ आर्ट को बिलोंग करती है, एंड इक्विपमेंट एंड केमिकल्स विच आर नेसेसरी फॉर क्लीनिंग ऑफ द आर्टिफैक्ट्स एंड अदर केमिकल प्रोसेस इज वेरी नेसेसरी। तो नेसेसरी ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर मटेरियल सोर्स एज वेल। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मेडिवल यूरोप। अभी मेडिवल यूरोप मतलब क्या, मतलब ये यूरोप का मेडिवल एजेस में लोग, मतलब बहुत सारे ऐसे एलीट क्लास लोग थे, जो रॉयल एलीट फैमिलीज थे, उन्होंने एंटिक्विटीज कलेक्ट किया। अभी जहां पे वो जाते थे, ओके, जहां पे वो लोग सेटल होते थे या कहा जहां पे वो रूल करते थे, वो सब जगह पे उन्होंने क्या किया, वो सब जगह से कुछ ना कुछ लेके आते थे। ओके, वो बन जाता था एंटिक्विटीज। एंटिक्विटीज का मतलब होता है द थिंग्स विच यू हैव फाउंड एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड इज अ सोविनियर। जैसे मैं पेरिस गया, फ्रांस, पेरिस गया, आईफिल टावर का फोटो लिया, बट आईफिल टावर का छोटा मिनी वर्जन भी लेके आया, क्यों, मेमोरी है। तो वो एंटिक्विटी मतलब रिच हेरिटेज का कुछ रिमेन्स वो लोगों ने बेस करके संभाल के रखा है। द म्यूजियम्स वर क्रिएटेड टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज देम, एंड वहां पे इसके लिए म्यूजियम्स बनना चालू हुए कि वहां पे सब जितने भी लोग, जितने भी एंटिक्विटीज है वो सब स्टोर कर सके। फॉलोइंग आर सम ऑफ द फेमस म्यूजियम्स विच आर देयर, जैसे फॉर एग्जांपल पेरिस का लूव्र म्यूजियम। नाउ अपना फेवरेट लूव्र म्यूजियम पेरिस में बहुत मस्त है। नाउ म्यूजियम्स, लूव्र म्यूजियम, प्लेस पेरिस, फ्रांस, ईयर 18th सेंचुरी में बनाया था, एंड इतना ज्यादा एंटिक्विटीज का कलेक्शन था, 3,80,000 एंटिक्विटीज आर कलेक्टेड हियर एंड केप्ट। किधर, खाली लूव्र म्यूजियम में। अपना फेमस मोनालिसा का पेंटिंग है ना, वो भी उधर ही है, लूव्र म्यूजियम में। It exhibits the antiquities collected by the royal family, which includes Mona Lisa by Leonardo da Vinci. अभी लियोनार्डो दा विंची का थोड़ा हिस्ट्री देखे तो ही वर्कड अंडर द पेट्रनेज ऑफ फ्रांसिस वन, जो किंग था फ्रांस का वो टाइम पे, इन द 16th सेंचुरी। उसके अंडर वो काम किया था। पेट्रनेज मतलब अंडर द रूल, जब भी रूल चल रहा था फ्रांसिस वन का, वो टाइम पे लियोनार्डो दा विंची वर्कड अंडर हिम। नेपोलियन बोनापार्ट का जो कॉन्क्वेस्ट था ब्रॉट मोर एंटिक्विटीज टू दिस पर्टिकुलर प्लेस, दस कलेक्शन इंक्रीज्ड बाय अ ग्रेट एक्सटेंट। कलेक्शन बहुत सारे अलग अलग तरीके से एक्सटेंशन मिलने लगा, अलग अलग तरीके से वो एक्सटेंशन मिलने लगा, बोल रहा कलेक्शन बढ़ने लगा, एंड दस द कलेक्शन इंक्रीज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ये लूव्र म्यूजियम, इंपॉर्टेंट आंसर 2 मार्क्स के लिए आएगा। नेक्स्ट इज द ब्रिटिश म्यूजियम। अभी ब्रिटिश म्यूजियम ऑब्वियसली नाम से ही पता चलता है, ब्रिटिश म्यूजियम किधर आया, इंग्लैंड में, लंदन में। ईयर 18th सेंचुरी सी में कलेक्टेड 80 lakhs एंटिक्विटीज। नाउ सर हैंस स्लोआन, अ नेचुरल साइंटिस्ट, ही हैंडेड ओवर हिज कलेक्शन, जो वो टाइम का राजा था जॉर्ज टू, किंग ऑफ इंग्लैंड, जॉर्ज टू, उसको ये कलेक्शन जो उसका था सर हैंस स्लोआन का, वो सब दे दिया। एंड कलेक्शन वॉज ओवर 71,000 ऑब्जेक्ट्स। बट ये जो स्पेसिमेंस थे, ये जो ऑब्जेक्ट्स थे, इट इंक्लूडेड सेवरल बुक्स, पिक्चर्स, स्पेसिमेन ऑफ प्रिजर्व्ड हर्बेरियम, जैसे हर्ब्स है वो उसको प्रिजर्व किया था, एक्सेट्रा। The British people from British colonies collected various art objects and ancient artifacts. Later, they added them to their collection. Again, this is an important answer. Sir Hans Sloan wala
2 मार्क्स के लिए आएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। बहुत ब्यूटीफुल, मजा आता है जाने का। अभी ये किधर है? जैसे नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, इट इज इन यूएसए वॉशिंगटन। 1846 में जब ये बना था, वो टाइम से लेके आज तक द कलेक्शन इज 12 करोड़, 120 मिलियन, 12 करोड़। इसको इतना बड़ा है ये कि इसको मैनेज करने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया था, एंड इसका नाम था स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन। क्या नाम था? स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन। इट हाउसेस द स्पेसिमेन ऑफ फॉसिल्स एंड रिमेन्स, मतलब जो फॉसिल्स थे, जो रिमेन्स थे, किसके? एनिमल्स के, मिनरल्स के, रॉक्स के, ह्यूमन फॉसिल्स थे, एंड आर्टिफैक्ट्स। ये सब वहां पे मेंटेन करके रखा था। क्लियर? ओके, दीज आर इंपॉर्टेंट आंसर्स, तुम लोगों को एग्जाम में आ सकता है। एंड सम ऑफ दीज, यस यस, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चार्ट जो एग्जाम में आ सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज, ये तो सर इंटरनेशनल बात हुआ, थोड़ा देसी पे आते हैं, इंडियन पे आते हैं। तो म्यूजियम्स इन इंडिया, लाइक इंडियन म्यूजियम वाज मेड इन कोलकाता, नेशनल म्यूजियम इन दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय इन मुंबई, सलारजंग म्यूजियम दैट इज इन हैदराबाद, द कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल दैट इज इन अहमदाबाद। अभी हर एक अलग अलग म्यूजियम्स है, अलग अलग जगह पे है। सबसे पहला म्यूजियम कौन सा था सर? सो द फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया, द इंडियन म्यूजियम। ये बनाया था अंडर पेट्रनेज ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कहां पे बनाया था? कोलकाता में। कभी बनाया था? 1814 सीई। दिस वाज द फर्स्ट म्यूजियम। इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स, एग्जाम में आएगा, टीचर्स का फेवरेट है। सेकेंड म्यूजियम इन इंडिया, गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई, 1851 में बनाया था। एंड नेशनल म्यूजियम बनाया था इन 1949 इन दिल्ली। Several museums in various states of India were also made, जैसे बिग म्यूजियम, ओन आर्काइव्स, खुद का लाइब्रेरी था उनका। बड़े बड़े म्यूजियम्स का खुद का आर्काइव्स था, मतलब हिस्टोरिकल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट खुद का प्लेस करते थे वो। बहुत सारे म्यूजियम्स वेरियस स्टेट्स में इंडिया में बनाए गए थे, एंड कुछ ऐसे म्यूजियम्स थे जिनका खुद का यूनिवर्सिटी भी था। एंड यूनिवर्सिटी में क्या सिखाते थे? तो म्यूजियम को मेंटेन करने के लिए कोर्स, जिसको बोलते हैं म्यूजियोलॉजी। क्या बोलते हैं? म्यूजियोलॉजी। नाउ इट इज वेल नोन इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज विच इज ऑफरिंग, बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा कोर्स है जो म्यूजियोलॉजी में कोर्स, मतलब यूनिवर्सिटी है, म्यूजियम है, दोनों साथ में एक ही जगह पे। तो कौन से ऐसे म्यूजियम है? जैसे फॉर एग्जाम्पल द नेशनल म्यूजियम विच इज इन दिल्ली, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी वडोदरा, कोलकाता यूनिवर्सिटी कोलकाता, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन अलीगढ़, एंड जीवाजी यूनिवर्सिटी इन ग्वालियर। ये सब यूनिवर्सिटीज है जो सबसे ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है इन डिप्लोमा कोर्स ऑफरिंग डिग्री एंड मतलब म्यूजियम के साथ म्यूजियोलॉजी सिखाता है इन देयर यूनिवर्सिटी। सर महाराष्ट्र का बात करते हैं, मुंबई का बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक आता है एक म्यूजियम विच इज वेरी फेमस, दैट इज छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय विच इज इन मुंबई। अभी ये म्यूजियम जो ओरिजिनली था, इसका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, जो बाद में नाम चेंज करके हमने किया छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। प्लेस मुंबई, इंडिया। कलेक्शन कितना है? 50,000 आर्टिफैक्ट्स का। तो 1904 में कुछ ऐसे इन्फ्लुएंशियल रेसिडेंट्स थे जिनका पहुंच था थोड़ा, मतलब ऐसा मेरा भाई पहचान बहुत। सो इन्फ्लुएंशियल रेसिडेंट्स ऑफ मुंबई डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ म्यूजियम टू कॉमोमरेट, मतलब टू सेलिब्रेट द विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स इन इंडिया। प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया आया, उसको ऑनर करने के लिए ये म्यूजियम बनाया। नवंबर 1905 में द फाउंडेशन ऑफ म्यूजियम बिल्डिंग वाज लेड, एंड नाम दे दिया था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया। बट लेटर ऑन हमने बोला कि यार ये इनका नाम क्यों रखे फिरंगियों का, तो नाम चेंज करो भाई, अपना नाम डालो, अपने नेशनल हीरोज है भाई, क्यों नाम बदलना ही पड़ेगा ना, सवाल ही नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया,
1998 में इसको रीनेम किया एज छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, विच इज इन मुंबई। नाउ जब ये डिस्क्रिप्शन देखे, इट इज एन इंपॉर्टेंट 2 मार्क आंसर, तो याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है। द बिल्डिंग इज बिल्ड इन इंडो गोथिक स्टाइल। इंडो गोथिक स्टाइल मतलब क्या, कि यहाँ पे इंडो गोथिक स्टाइल अगर हम लोग देखें, चर्चेस देखे इंडो गोथिक स्टाइल, देर इज वन मोर अपना छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस, CSMT रेलवे टर्मिनस, वो भी इंडो गोथिक स्टाइल में बनाया है। It has been given the status of Grade 1 heritage building in India, in Mumbai. The antiquities are divided into 3 categories: art, archaeology, and natural history. The libraries are the storehouses of knowledge and information. तो library management बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, and this is the most important aspect. कि भाई कोई लाइब्रेरी में जाए तो इतना बड़ा लाइब्रेरी होता है, बहुत तकलीफ देता है। सो टू मेक अ बुक अवेलेबल टू ऑल द रीडर एज पर हिज रिक्वायरमेंट, कि भाई मुझे ये बुक चाहिए, और इतने बड़े लाइब्रेरी में ये बुक ढूंढना मतलब बाप रे बाप, तो एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, जैसे कलेक्टिंग द बुक। बट वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट किया रहेगा तो बुक को कलेक्ट करना, उसको सिस्टमैटिकली अरेंज करना एंड उसको कंजर्व एंड प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स। डिसेमिनेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से इंफॉर्मेशन को तुम डिस्ट्रीब्यूट करते हो, वो यूज करते हो, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। टास्क आर कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम टुडे। एवरेज में जो बोला ना कौन सा बुक चाहिए, तुरंत कंप्यूटर पे आ गया। लाइब्रेरी साइंस इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट स्टडीज, मैनेजमेंट साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज अर्लीस्ट लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड। नाउ अर्लीस्ट लाइब्रेरीज जब भी हम लोग बात करते हैं, इट इज वेरी फैसिनेटिंग। ओके, अर्लीस्ट लाइब्रेरीज मतलब कहां से वो स्टार्ट हुआ, लाइब्रेरी का कल्चर। जैसे फॉर एग्जाम्पल द रॉयल लाइब्रेरी ऑफ अशुरबनीपाल इन द असीरियन एम्पायर और एम्परर के टाइम पे, इट वॉज इन मेसोपोटामिया, टूडेज डे इराक, कुवैत, सम पार्ट्स ऑफ सऊदी। डेट 7th century BCE। द लाइब्रेरी एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला मॉडर्न डे पाकिस्तान, 5th century BCE से लेके 5th century CE तक। द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट फ्रॉम 4th century BCE। दीज आर द अर्लीस्ट लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट रॉन्ग पेयर के लिए आ सकता है, तो मेक श्योर कि ये तुम बराबर से करके जाओ। एक इंपॉर्टेंट आंसर है जो बोर्ड में पूछा गया था, सरस्वती महल ग्रंथालय। अभी ये बहुत मस्त है, और क्यों इंपॉर्टेंट है। सरस्वती महल ग्रंथालय बनाया था 16 to 17 सेंचुरी में इन तंजावुर, तमिलनाडु। इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नायक डायनेस्टी। 1675 में व्यंकोजी राजे भोसले ने कॉन्कर किया तंजावुर को एंड एस्टैब्लिश्ड हिज इंडिपेंडेंट रूल देयर। एंड उन्होंने जब ये कंट्रोल लाया था, वो और उनके जितने भी सक्सेसर्स थे, उन्होंने सरस्वती महल ग्रंथालय को और ज्यादा एक्सपांड किया। सक्सेसर्स देखे, उनमें से थे सरफोजी राजे भोसले, कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट इन एक्सपेंशन, में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था उनका। 1918 में लाइब्रेरी वाज रीनेम्ड आफ्टर हिज कंट्रीब्यूशन। नाम कर दिया लाइब्रेरी का, पहले था सरस्वती महल ग्रंथालय, बाद में हो गया द तंजावुर महाराजा सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी। There are several noteworthy libraries in India, जैसे नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी दिल्ली, स्टेट लाइब्रेरी, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी हैदराबाद, लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी मुंबई एंड डेविड ससून लाइब्रेरी, दैट इज अगेन इन मुंबई। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, आर्काइव्स है, जो रिलायबल है, जो भरोसेमंद है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो मैनेजमेंट ऑफ आर्काइव्स इज अकीन, मतलब बहुत सिमिलर है लाइब्रेरी मैनेजमेंट से। बिकॉज दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क क्या है कि हमें प्रिजर्व करना है डॉक्यूमेंट को विथ इंपॉर्टेंट कंटेंट इन देयर ओरिजिनल कंडीशन। जो भी कंडीशन में है, ओरिजिनल कंडीशन में है, उसको हमें प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है एंड
प्रिपेयर करना है इंडेक्स को। अभी इंडेक्स मतलब, सर कब से इंडेक्स इंडेक्स बोल रहा हूं, व्हाट इज इंडेक्स का मतलब होता क्या है? इंडेक्स कुछ नहीं होता है, अपने में टेक्स्ट बुक में जैसे इंडेक्स स्टार्टिंग में दिया होता है और दिखा रहता है पेज नंबर, ये पेज पे ये चैप्टर है, एनसाइक्लोपीडिया और ये सब बुक्स में इंडेक्स एंड में रहता है। उसमें भी पेज नंबर दिया रहता है, बट उसके साथ साथ उसमें म्यूजियम बोल रहा हूँ, मीनिंग्स वर्ड का, कि भाई कोई टेक्निकल टर्म रहेगा जिसका मीनिंग अपने को नहीं समझता है, तो हम लोग डायरेक्टली उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं या समझ सकते हैं इंडेक्स के थ्रू। क्रिएटिंग एक्यूरेट सिस्टम ऑफ रिट्रीवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। रिट्रीवल मतलब कैसे हम लोग रिट्रीव कर रहे हैं डॉक्यूमेंट को, कैसे हम लोग निकाल रहे डॉक्यूमेंट को, कैसे हम लोग वापस ला रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट जो हम लोग प्रिजर्व कर रहे हैं और खराब हो गया है, तो उसको रिट्रीव कैसे करना है। मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड आर्काइव्स, heavy dependency है on computerized system and information technology, hence today आज अगर देखें आईटी कंप्यूटर्स आज हमारा इनएविटेबल पार्ट, इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल पार्ट है मैनेजमेंट का। नेक्स्ट, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। नाउ इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट या नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, पुराना नाम नया नाम, दिस वाज द फर्स्ट ऑफिशियल आर्काइव ऑफ इंडिया जो 1891 में बनाया था इन कोलकाता। वो कोलकाता से शिफ्ट हुआ दिल्ली में 1911 में, लेटर ऑन नाम दिया 1911 में नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, एंड बाद में 1998 में ये आर्काइव कॉमन पब्लिक के लिए भी अलाउ किया। मतलब ये किसने किया था? इट वाज बिकॉज ऑफ द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल के.आर. नारायणन। उन्होंने लोगों तक ये आर्काइव्स यूज करने का अलाउ किया, एंड ये किया था अंडर द जुरिस्डिक्शन कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। Documents from 1748 were preserved here in a chronological order। मतलब क्या? ईयर वाइज क्रोनोलॉजी में, समझ रहे हो? क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? क्रोनोलॉजी में वो यहां पे मेंटेन किया था। इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग इन फॉलोइंग लैंग्वेजेस, जैसे रिकॉर्ड्स मेंटेन किया है कहां पे? संस्कृत में किया है, हिंदी में लैंग्वेज में किया है, अरबिक, पर्शियन, इंग्लिश एंड उर्दू। बट मैंने एक पार्ट बोला था मोडी डॉक्यूमेंट, दैट इज ओल्ड मराठी। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स इन मोडी स्क्रिप्ट क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज: public records, oriental studies, manuscripts and private records. Government of every state has maintained their independent archive, and ये जितने भी ब्रांचेस है, ब्रांचेस ऑफ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट आर्काइव्स अलग अलग जगह पे महाराष्ट्र में है, जैसे मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद, नागपुर। पुणे में तो टोटली 5 करोड़ मोडी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, 5 करोड़ मोडी स्क्रिप्ट से लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स, मतलब ओल्ड मराठी से लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स, एंड दिस इज रिलेटेड टू मराठा हिस्ट्री। दीज आर कॉल्ड एज पेशवा दफ्तर। क्या बोला जाता है? पेशवा दफ्तर। इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स है, एग्जाम में आ सकता है। यस, एक बार गो थ्रू कर लेना है ये एंड ये, सॉरी, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चार्ट। Yes. And the important answers. Yes. These. Now coming to the next topic, the second half of this beautiful chapter, that is encyclopedia. Now encyclopedia होता क्या है? Encyclopedia basically एक systematic compilation है जितने भी अलग अलग टॉपिक्स हैं उसका। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एक टॉपिक का एनसाइक्लोपीडिया ले रहा हूं। एनसाइक्लोपीडिया मतलब एवरी इंफॉर्मेशन, उसके अंदर जितना भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ उसमें, मतलब वो टॉपिक के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया है, विच इज अरेंज्ड विथ अ स्पेसिफाइड मेथड। The main objective of encyclopedia is organizing the available knowledge। ये जो भी नॉलेज है, उस अवेलेबल नॉलेज है उसको ऑर्गेनाइज करना एंड लोगों तक एक्सेस करने के लिए, एक्सेसिबल बनाने के लिए, कि भाई लोग यूज कर सके ये नॉलेज को, वो ही एनसाइक्लोपीडिया है। सर तो उसका बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया आर मच, जैसे इट प्रोवाइड्स फंडामेंटल मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन देता है कोई भी टॉपिक का। खाली इतना नहीं, बट मेकिंग वास्ट वॉल्यूम ऑफ नॉलेज एक्सेसिबल टू रीडर्स, रीडर्स के लिए वास्ट वॉल्यूम ऑफ नॉलेज अवेलेबल करके दे रहा है। एंड
जिसको भी रीडर को क्यूरियोसिटी रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसा कि अरे मेरे को इसके बारे में ज्यादा पढ़ना है, तो इट हेल्प्स इन सेटिस्फाइंग द क्यूरियोसिटी एज वेल. It also makes the existing knowledge easily available, accessible to everybody, whether it be scholar, researcher, highlights the research areas which have not yet received enough attention. इसके लिए this is the greatest indicator of the state of cultural ripeness of the society. ये इंपॉर्टेंट 2 मार्क आंसर है. बेनिफिट्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया एग्जाम में आ सकता है. ये 6 में से कोई भी 5 पॉइंट लिखना है. Next, criteria for designing a structure of an encyclopedia. Now, accuracy. जब भी हम लोग कोई चीज देख रहे हैं तो उसका सोर्स देखते हैं, बट वो सोर्स गलत नहीं होना चाहिए. एनसाइक्लोपीडिया वो सोर्स है हमारे लिए कि भाई वो गलत रहेगा तो फिर मतलब ही क्या है पढ़ने का. सो एक्यूरेसी परफेक्ट होना चाहिए. मेटिक्यूलस मतलब डिटेल्ड होना चाहिए. ऑब्जेक्टिविटी, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन. ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्रिस्प रहना चाहिए कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, ज्यादा घुमा फिरा के इंफॉर्मेशन देने का जरूरत नहीं. स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन दिया जाता है एनसाइक्लोपीडिया में टू इनकॉर्पोरेट द लेटेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन. अभी साइंस फॉर एग्जाम्पल या ज्योग्राफी एक ऐसा पार्ट है जिसमें हर टाइम कुछ ना कुछ अपडेट्स आती रहती है, तो रिवाइज एडिशन भी जरूरी है कि भाई इसमें क्या क्या चेंजेस आए. सप्लीमेंट्स जो ओरिजिनल एडिशंस है उसमें सप्लीमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कि ये चेंजेस आया है तो उसमें ये ऐड ऑन कर दिया. अरेंज्ड आइदर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कभी कभी अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द टॉपिक्स. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर. जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग डिसाइड करते हैं रीडर के कन्वीनियंस के लिए कि भाई इस तरह से रखेंगे तो रीडर्स के लिए अच्छा है. कुछ करते हैं फॉर द ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कि भाई इंफॉर्मेशन बराबर से मिले, रीडर तो अपने हिसाब से ढूंढ लेगा. इट इज आइदर क्रिएटेड बाय सिंगल एडिटर या फिर ग्रुप मिलकर डिस्कस करते हैं कि हाँ भाई ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, सब लोग मिलकर डिसाइड कर लो अच्छा ये टॉपिक हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे, इसका टॉपिक का जरूरत नहीं है बिकॉज ये ओवर द लाइन जा रहा है, इसका जरूरत नहीं है, हम लोग ये नहीं डालेंगे तो भी चलेगा. आर्टिकल्स रिटन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आर इंक्लूडेड हियर. बट सर जैसे आपने बोला ज्योग्राफी है, साइंस है, ये सब में एनसाइक्लोपीडिया दिया हुआ है, बट इसके अलावा कौन से जगह पे एनसाइक्लोपीडिया बहुत ज्यादा जरूरी है या कौन सा टाइप्स है ऐसा. तो टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया बहुत सारे, बट इसमें से हम लोग पढ़ने वाले सिलेक्टिव. जैसे 4 टाइप्स. एक है डिक्शनरी, सबसे इंपॉर्टेंट. सेकेंड कॉम्प्रिहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया जिसको बोलते हैं विश्वकोश. थर्ड वन एनसाइक्लोपीडियाइक लिटरेचर जिसको कोश सदृश बोला जाता है. एंड इंडेक्स. तो सबसे पहले एक एक पार्ट डिटेल में पढ़ते हैं, डिक्शनरी से चालू करते हैं. सबसे पहले डिक्शनरी. अभी डिक्शनरी क्या होता है? बेसिकली डिक्शनरी अरेंजेस द वर्ड इन अ लैंग्वेज इन सर्टेन ऑर्डर. जैसे हम लोग डिक्शनरी देखते हैं ना यार, वो अल्फाबेटिकल वर्ड में दिया है, अल्फाबेटिकल वे में दिया है, उसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट है. Alphabetical order is more common. It gives meanings of words, synonyms and etymology. Etymology मतलब क्या? History of that word. कहां से वो बिगिन हुआ, कहां से वो बिलोंग करता है. स्टडी ऑफ वर्ड्स. एटिमोलॉजी का मतलब होता है वर्ड्स को स्टडी करना. तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिक्शनरी. जैसे कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी एक होता है. कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स, सब कुछ कवर करता है उसमें. जैसे हम लोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होता है ना, रुक ना अभी डिक्शनरी में देखता हूँ, बड़ा सा एक वो बुक रहता है उसमें खोल को, और इसका मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव, कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स. सेकंड डिक्शनरी विच इंक्लूड्स ओनली सर्टेन टाइप ऑफ वर्ड्स के भाई ये टाइप के वर्ड्स ही इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, ये सब्जेक्ट के वर्ड्स ही इंक्लूड किए जाते हैं. जैसे सब्जेक्ट में गए तो केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का या केमिकल टर्म क्या है या बायोलॉजिकल टर्म क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, तो डिक्शनरी ऑफ अ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी भी दिया है, एक पर्टिकुलर पेक्यूलर ब्रांच ऑफ नॉलेज. फोर्थ वन एटिमोलॉजिकल डिक्शनरी मतलब क्या? जहां से वर्ड्स बिलोंग करते हैं, स्टडी ऑफ वर्ड्स, तो वो कहां से आया उसका डिक्शनरी. थिसॉरस एंड डिक्शनरी ऑफ इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स. सो फर्स्ट टाइप ऑफ एनसाइक्लोपीडिया इज डिक्शनरी. सेकेंड टाइप ऑफ एनसाइक्लोपीडिया इज विश्वकोश जिसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया.
कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब तो सर सब कुछ हुआ, तो विश्वकोश मतलब क्या है इसका? सो इट इंक्लूड्स, एक टाइप होता है जहां पे इट इंक्लूड्स एवरी सब्जेक्ट अंडर द सन, बट दूसरा टाइप उसमें ही है विश्वकोश में जो एक्सप्लेन करता है अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट वन चोजन टॉपिक। तो विश्वकोश जो एक्सप्लेन किया गया है, एक होता है, एक टाइप ऑफ विश्वकोश है जो हर सब्जेक्ट अंडर द सन एक्सप्लेन किया गया है, बट दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव अबाउट वन सब्जेक्ट, के एक सब्जेक्ट का ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सब कुछ दिया है। तो इसका एग्जांपल देखे तो सर कौन सा है? तुम लोगों ने देखा रहेगा ब्रिटानिका, दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। दूसरा महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, एंड तीसरा मराठी विश्वकोश। ये किसका है? फर्स्ट टाइप का। सेकेंड टाइप का भारतीय संस्कृति कोश, व्यायाम ज्ञान कोश, जैसे व्यायाम, खाली व्यायाम योगा के ऊपर विश्वकोश, सेकेंड टाइप ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। तीसरा टाइप एनसाइक्लोपीडिया का क्या है? तो इट इज कोश सदृश। क्या क्या क्या? कोश सदृश एनसाइक्लोपीडिया, एक लिटरेचर। It is similar to an encyclopedia which comprises scholarly articles. मतलब क्या? Providing information on all possible aspects of one subject or more predetermined subjects. मतलब जो भी स्कॉलरली आर्टिकल्स है, जो भी जानकार आदमी है, वो सब्जेक्ट के बारे में लिखेगा, बट उसके नजरिए से। वो सब्जेक्ट फिक्स है ना, प्री डिटरमाइंड है, फिक्स्ड है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र जीवन वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, शहर पुणे वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ईयर बुक मनोरमा टाइम्स ऑफ इंडिया। दिस इज द थर्ड टाइप, कोश सदृश। ओके, थर्ड टाइप ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। एंड चौथा है दैट इज इंडेक्सेस। ना इंडेक्सेस जैसे मैंने बोला ना कि अपने टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग में, बट एनसाइक्लोपीडिया में एंड में है। तो indexes usually occur at the end of the book. There are a few indexes published which is separately. Indexes are in alphabetical order with a list of individual, जैसे उसमें एब्रीवेशन भी एक्सप्लेन किया है, अल्फाबेट कहाँ से चालू हुआ है, उसमें अरेबिक नेम्स क्या दिए हैं, उसमें बिब्लियोग्राफी क्या है, उसमें ब्रिटिश स्पेलिंग कैसा दिया, उसमें इंग्लिश स्पेलिंग कैसा, उसमें कॉलम क्या है, सब्जेक्ट्स, प्लेसेस, कीवर्ड्स, रेफरेंस बुक, अल्फाबेटिकल लिस्ट में दिया हुआ है। So the index, for example, the index of Marathi periodicals, which were prepared by one person जिनका नाम था S.G. दाते, indexes are helpful in finding many such required information, makes the information in a book very easily accessible. Next important do you know section. Following are various early encyclopedias, जैसे natural history का author was Pliny the Elder, फर्स्ट सेंचुरी एडी में फर्स्ट एनसाइक्लोपीडिया बनाया था। एनसाइक्लोपीडिया बाय डाइडरॉट द फ्रेंच फिलोसोफर 18th सेंचुरी में, एंड डाइडरॉट या डिडरॉट जैसे प्रोनाउंस करना है, स्पेलिंग में मिस्टेक मत करना। एनसाइक्लोपीडिया एक ब्रिटानिका रिगार्डेड एज अ माइलस्टोन, वाज मेड इन 1767। देयर इज एन एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ डिक्शनरीज, जैसे हम लोग इंडिया में देखें तो देयर इज अ फेमस ट्रेडिशन विच इज गोइंग ऑन। जैसे एक है निघंटू, क्या बोला जाता है? निघंटू, धन्वंतरी निघंटू। शब्दकोश became the second famous. These are important books of our medieval period. The encyclopedia works of महानुभाव section becomes very important, and महानुभाव section के अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे, उनके रेन, ड्यूरिंग उनके रूल के टाइम पे एक बुक था, डिक्शनरी था, राजा व्यवहार कोश। क्या क्या क्या? राजा व्यवहार कोश। इंपॉर्टेंट, फिल इन द ब्लैंक्स है। ये कभी नहीं पूछा गया है, इसके लिए ये साल एक्सपेक्टेड है, ट्रिक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एनसाइक्लोपीडिया एंड हिस्ट्री इज द नेक्स्ट पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, ब्यूटिफुल पार्ट। नाउ एनसाइक्लोपीडिया एंड हिस्ट्री दे पुट स्ट्रेस ऑन ऑब्जेक्टिविटी, कि भाई एनसाइक्लोपीडियाज आर पब्लिश्ड, अलग अलग कंट्री में बनाए जाते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में बनाए, उनका प्रायोरिटी अलग होता है, एंड सबका अप्रोच अलग होता है। बट जब भी हम लोग बात करते हैं एनसाइक्लोपीडिया का, इट स्ट्रेंथन्स द नेशनल आइडेंटिटी, जैसे जो अपने नेशनल पॉलिसीज है, एथिकल वैल्यूज, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, अपने आइडियल्स है। फॉर एग्जाम्पल भारतीय संस्कृति कोश वॉज एडिटेड बाय महादेव शास्त्री जोशी। उन्होंने जब ये एडिट किया था, अपना नेशनल आइडेंटिटी दिखाया ना भाई, अपना कंट्री, अपना ट्रेडिशन, अपना एथिक्स, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इंडिया क्या है, इंडिया का पॉलिसीज क्या है, मेकिंग नॉलेज इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ लाइफ एक्सेसिबल टू एवरीबडी, एन इंस्पिरेशन टू गेन एंड स्प्रेड नॉलेज. इट मोटिवेट्स आइदर इंडिविजुअल्स
or a group of people to create encyclopedia. Now, encyclopedias are looked upon as outstanding achievements of society. It is a manifestation of a collective intellect and creativity of the people. Manifestation मतलब क्या कि ये मैं तसव्वुर कर रहा हूं, मुझे चाहिए ये चीज, मैं मांग रहा हूं कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज चाहिए, तो सोसाइटी ने मिलके ये चीज मुझे दी है. तो एनसाइक्लोपीडिया वही पार्ट है कि भाई वो सोसाइटी ने मिलके बनाया है, and it is a collective intellect and creativity of a society. Smartness, this is important, fill in the blank एग्जाम में आ सकता है, and important concept chart जो एग्जाम में आ सकता है, एक बार गो थ्रू करो. नेक्स्ट थिंग जो हम पढ़ने वाले हैं, वेरी सिंपल वेरी ब्यूटिफुल, एनसाइक्लोपीडियाज ऑन हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट. अभी अपना सब्जेक्ट आया ना भाई. There is a rich tradition of creating encyclopedia of history related subjects. जैसे for example, there is a book called as भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश. प्राचीन मतलब ancient, बरोबर, ध्यान से सुनना. भारतवर्षीय प्राचीन ancient, ऐतिहासिक मतलब history, ऐतिहासिक कोश. Author was रघुनाथ भास्कर गोडबोले, year 1876 था. ये बुक में it is one of the earliest encyclopedia, मतलब सबसे अर्लीस्ट में से ये एक थी. इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस इंडिविजुअल्स एंड प्लेसेस इन एंशिएंट इंडिया. अकॉर्डिंग टू द एडिटर, इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस एनसाइक्लोपीडिया इज अबाउट दोज इंडिविजुअल्स जो भारतवर्ष में रहते थे, अर्नड अ नेम फॉर देमसेल्व्स. ये बात है 17th, 18th एंड 19th सेंचुरी की. Earned a name for themselves, they were a part of us with their family, जैसे women, sun, religion, land, capital, rivers, mountain. and India का तो history उतना rich है, culture इतना rich है, tradition इतना rich है. हर एक रिलीजन है हमारे पास, हर एक कल्चर है हमारे पास, हर एक ट्रेडिशन है. वॉट एवर आवर हिस्ट्री वॉज, ये सब के बारे में एनसाइक्लोपीडिया में इंक्लूड किया था. प्राचीन मतलब एंशिएंट ना. स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट, महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, श्रीधर वेंकटेश केटकर ने लिखा था. पब्लिश 23 वॉल्यूम्स. द मेजर ड्राइव फॉर केटकर वाज इन क्रिएटिंग वाज टू फैसिलिटेट, मतलब जो वाइडर एक्सेस ऑफ नॉलेज था वो लोगों तक ये नॉलेज पहुंचाना जरूरी था. बट किसका नॉलेज? महाराष्ट्र का. महाराष्ट्र के बारे में, मराठी स्पीकिंग पीपल के बारे में, उनका इंटेलेक्चुअल स्फीयर के बारे में. His was a far-reaching view in history, which is reflected in these volumes. Contribution is the greatest. Next is भारतवर्षीय चारित्र कोश. Now this is published, भारतीय चारित्र कोश मंडल कमिटी ने ये एस्टैब्लिश किया था. It was under the leadership of सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव and it published 3 volumes. भारतवर्षीय प्राचीन चारित्र कोश में, भारतवर्षीय मध्ययुगीन चारित्र कोश में एंड भारतवर्षीय अर्वाचीन चारित्र कोश, ये 3 पार्ट बना लिया. प्राचीन, मध्ययुगीन, अर्वाचीन, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न. समझ रहे? सो प्राचीन का बात करें, प्राचीन चारित्र कोश, इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल्स मेंशन्ड इन दिस वैदिक लिटरेचर. एंशिएंट ना, वेदास के बारे में, तो श्रुति के बारे में. श्रुति मतलब क्या? वॉट एवर कम्स आउट ऑफ द लॉर्ड्स माउथ, जो भगवान ने बोला है, जो गॉड ने बोला है, इट इज कॉल्ड एज श्रुति. स्मृति मतलब गुड मेमोरीज. सूत्रस, वेदांग, उपनिषद, पुराण एंड जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में प्राचीन चारित्र कोश में दिया. उसके बाद आता है प्राचीन के बाद मध्ययुगीन, मेडिवल एंड अर्वाचीन. These 2 volumes contain biographies of individuals in the respective periods. Next, early encyclopedia. अभी संगीत के बेसिस पे यहां पे कलावंत यांचा इतिहास, ऑथर लक्ष्मण दत्तात्रेय जोशी. Encyclopedia of musicians and artists was there. Next, क्रांतिकारकांचा चारित्र कोश, S.R. दाते. It contains biographies and illustrations of 250 Indian revolutionaries. स्वतंत्र सैनिक चारित्र कोश, author was N.R. Phatak. It contains biographies of those who suffered corporal punishments, imprisonment, and those who devoted their life for independence movement.
इसके बाद आता है नेक्स्ट स्थलकोश। स्थल मतलब जगह, तो जैसे नाम दिया है जगह मतलब ज्योग्राफी के रिलेटेड रहेगा। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज। Encyclopedias giving information about historical places are available, but there is a detail, जैसे एक बुक है जिसका नाम है स्थनपोथी। It is an encyclopedic text written by Muni Vyas of Mahanubhav section. Year was 14th century. It describes all those places visited by Chakradhar Swami, the founder of Mahanubhav section. चक्राधर स्वामी जब ये मतलब वो जिधर जिधर गए महानुभव सेक्शन के, उन्होंने जिधर जिधर ट्रैवल किया ये बुक में लिख दिया। बुक का नाम था लीला चरित्र। सो डिटेल, टाइम, प्लेस, बैकग्राउंड के कहां कहां गए, लीला चरित्र में सब कुछ विजिट मतलब लिखा हुआ है अबाउट चक्राधर स्वामी ऑफ महानुभव सेक्शन। इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अंडरस्टैंडिंग द लाइफ ऑफ चक्राधर स्वामी। ये कौन सा बुक है? सबसे पहले हमने देखा स्थनपोथी। उसके बाद आता है सेकंड बुक विच इज कॉल्ड एज प्राचीन भारतीय स्थलकोश। प्राचीन भारतीय स्थलकोश, सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रा वाज द ऑथर देयर। 1969 में ये लिखा था। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस प्लेसेस विच इज मेंशन्ड इन रामायण, महाभारत, वैदिक लिटरेचर, पुराण, जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर। उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग बुक्स थे, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि का ग्रामर, संस्कृत लिटरेचर मेडिवल एरिया का, शब्दकोश, या फिर ग्रीक, चाइनीज एंड पर्शियन लिटरेचर, ये सब के बारे में इंक्लूड किया जाता था। दिस वाज स्थलकोश। नेक्स्ट इज विश्वकोश। विश्वकोश, विश्व मतलब वर्ल्ड, and the book was written Marathi Vishwakosh, compiled by Maharashtra Rajya Sahitya Sanskriti Mandal. Marathi Vishwakosh hai, contains knowledge about all the possible subjects in the world. It contains very important entries about history. The first Chief Minister of Maharashtra, Honorable Shri Yashwantrao Chauhan, initiated the compilation with a view to enhance the sphere of Marathi language and Marathi literature. The work was started under the guidance of Tarkatirtha Lakshman Shastri Joshi, and this Vishwakosh became very famous. It is an important 2-mark answer, exam में आएगा. Next is Bharatiya Sanskriti Kosh. Now, Sanskriti Kosh editor was Mahadev Shastri Joshi, published in 10 volumes. These volumes contain information about Indian history, geography, ethnic and lingual group, and लोकल जो हिस्ट्री था लोगों का, ग्रुप्स का, उनका फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करते थे, ये सब का इंक्लूड किया था इंफॉर्मेशन इन भारतीय संस्कृति कोश। नेक्स्ट साम्य कोश। नाउ साम्य कोश बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंट आंसर भी है। These are encyclopedic text explaining the terminology of history, that is for example colonialism, ग्लोबलाइजेशन, ये टेक्निकल टर्म्स टर्मिनोलॉजी यूज करना, जैसे ग्लोबलाइजेशन क्या है, कोलोनियलिज्म तो गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स आए थे यहाँ पे, कंट्रोल किया था, कॉलोनी बनाया था। सो सच टेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं, आर वेरी यूजफुल फॉर द टीचर्स ऑफ हिस्ट्री। Every subject has a developmental history, and encyclopedia of all types require experts in history. The scholars of history can contribute significantly to encyclopedia of various types, जैसे schools, college, university, teachers of history can find ample of opportunities in the field of publication of encyclopedia, and with this specialization in history, one can get access to several career opportunities. इसके लिए पूरा साल हमने देखा ना कि हर एक चैप्टर में प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज दिया गया है कि ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। You can choose your future career with the help of the information of this textbook. This is an important fill in the blanks and this is an important concept chart जो एग्जाम में आ सकता है. Alright? That's it from my side, dear students. Thank you so much. It has been wonderful teaching you all. It is really very nice to be a very good medium of spreading knowledge to everybody. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोगों को पढ़ा के, एंड एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है पढ़ाने के लिए, एंड आई होप
कि आप जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं एंड मेरे वीडियोस को फॉलो किया है, आई होप तुम लोगों को फुल मार्क्स आए, यू डू ग्रेट इन योर लाइफ एंड बहुत अच्छा परफॉर्म कीजिए। ऑलराइट, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से लिखो, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करो एंड मस्त मार्क्स लेके आओ। ऑल द बेस्ट।